प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गत दिवस हमने पाठ के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज हम पाठाभ्यास प्रश्नाभ्यास के विषय में चर्चा करेंगे और उसके विषय में भली भांति जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न यह है, जो थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो इसका उत्तर यह है, लेखक को भिखमंगे के वेश में होने पर ठहरने का स्थान मिल गया, परंतु भद्र वेश में भी पिछली बार स्थान न मिल पाया। इसके अमुक कारण। पिछली बार भद्र यात्री के वेश में जब लेखक उस गांव में आया था, तब वह पूरी तरह से उन लोगों से अपरिचित था। बिना जान पहचान के उसे भटकना पड़ा। दूसरा कारण, भिखमंगे के वेश में यात्रा करते समय लेखक के साथ सुमति थे। गांव में सुमति के जान पहचान के लोग थे, इससे उसके रहने की अच्छी व्यवस्था हो गई। तीसरा कारण, ठहरने की व्यवस्था करना न करना उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर था, क्योंकि लोग शाम को अक्सर छंग पीकर अपना होश हवास ठीक नहीं रख पाते थे। दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर घूमते रहते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान थे, जहाँ न पुलिस का कोई प्रबंध था और न खुफिया विभाग का। डारे जैसे खतरनाक स्थानों पर डाकू यात्रियों को पहले मारते थे, सामान बाद में लूटते थे। इस प्रकार यात्रियों को हमेशा जान माल का खतरा बना रहता था। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, लेखक लंकोर के मार्ग में इन कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया। लेखक का घोड़ा मंद गति से चल रहा था और उसके जोड़ देने पर घोड़ा और सुस्त हो जाता। चढ़ाई की थकान का अनुमान कर लेखक उसे मारना नहीं चाहता था, जबकि चढ़ाई का उसका अनुमान गलत था। लेखक गलत रास्ते पर मुड़ गया और उसे 1.5-2 मील चलकर वापस आना पड़ा और फिर दूसरे मार्ग पर चलना पड़ा। चौथा प्रश्न, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि वह अपने यजमानों के पास से जल्दी वापस न आ पाते, जबकि दूसरी बार लेखक ने उन्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसे शेखर विहार के एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई थी, जो काफ़ी भारी भरकम थी और उनका अध्ययन तथा ज्ञानार्जन करने के लिए समय की आवश्यकता थी। वह इन बहुमूल्य पुस्तकों का अध्ययन एकांत में करना चाहता था। पांचवा प्रश्न, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर उसे तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। तिब्बत में हथियारों का कानून न होने के कारण उसे डाकुओं के भय के साए में यात्रा करनी पड़ी तथा भिखारियों के समान व्यवहार करना पड़ा। तीसरा, उसका घोड़ा मंद गति से चल रहा था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गया। चौथा, सुमति के पास देर से पहुंचने के कारण उसे सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। पांचवा कारण, लौटते समय उसे अपना सामान पीठ पर लादकर पैदल यात्रा करनी पड़ी। छठा प्रश्न, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था?
तो यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के विषय में इन बातों का पता चलता है। तिब्बत के समाज में जाति पाति तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां न थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा न थी। स्त्रियां यात्रियों द्वारा दिए गए सामानों से चाय तैयार कर उन्हें दे दिया करती थीं। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो बोध गया के गंडों के नाम पर साधारण से कपड़ों के टुकड़ों पर भी विश्वास कर लेते थे। जान पहचान के बिना लोग अजनबियों को रात में आश्रय नहीं देते थे। प्रायः शाम को लोग छंग पीकर अपने होश हवास खो बैठते थे। बुद्ध और उनसे संबंधित वस्तुओं को अत्यंत महत्व दिया जाता था। और अंतिम प्रश्न, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो इसका अर्थ जो प्रथम को जो है वो बतलाता है, ये लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो इसके अतिरिक्त और भी कुछ प्रश्न हैं जिसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है, जो पाठ के आधार पर बताइए कि तिब्बती समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तिब्बती समाज में लोग एक दूसरे को समान मानते हैं। वे जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं मानते हैं। औरतें पर्दा नहीं करती हैं। कोई अपरिचित व्यक्ति चोर या भिखमंगा हो सकता है, इसलिए वे घर के भीतर आने से मना करती हैं, वरना लोग उनके घरों में भी जा सकते हैं। बिल्कुल ही अपरिचित व्यक्ति यदि घर की बहू अथवा सास को चाय दे तो वह उसके लिए पका सकती है। मक्खन और सोडा नमक देने पर उसे चाय चौंगी में कूटकर खोटी में रखकर दे देती है। दूसरा प्रश्न है, जो भद्र यात्री के वेश में आने पर भी लेखक को किसी ने जगह क्यों नहीं दी? अपनी पहली यात्रा में लेखक जब थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचा तो भिखमंगों के वेश में होते हुए भी रहने के लिए अच्छी जगह मिली थी। 5 साल बाद जब लेखक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया तो किसी ने उसे ठहरने की जगह नहीं दी। उसे गांव के सबसे गरीब झोपड़े में रहना पड़ा। यह सब बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोदशा पर निर्भर करता है। विशेषतः शाम को वे लोग छंग पीते हैं और कम ही लोग छंग पीकर अपने होश हवास को ठीक रख पाते हैं। यात्रियों के लिए डारे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें क्यों हैं? डारे 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मीलों दूर तक उनके दोनों ओर गांव नहीं होते हैं। नदियों के मोर, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता है। डाकुओं के लिए यही सबसे बड़ी अच्छी और सुरक्षित जगह है। इन निर्जन स्थानों में मरे आदमियों की कोई परवाह नहीं करता। डाकू यहाँ आदमियों को पहले मार देते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है भी या नहीं। इसी कारण डांडे तिब्बत में यात्रियों के लिए सबसे खतरे की जगह हैं। यह जानते हुए भी कि तिब्बत में हथियार का कानून नहीं है, लेखक एवं उसके साथी खून की उतनी परवाह क्यों नहीं करते? तिब्बत में सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो नहीं मिलते हैं। वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं है, इसलिए लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते फिरते हैं। डाकू यहाँ आदमियों को देखते ही मार देते हैं। लोगों के पास भी हथियार होते हैं, इसलिए उन्हें भी अपनी जान का खतरा होता है। यह जानते हुए भी कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया था, लेखक और उसके साथी खून की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे भिखमंगे थे। वैसी सूरत देखते ही जीव निकालकर कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते थे। डारे के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। डारा समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर था। दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर देखने पर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई पड़ते थे। वहां से भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। बर्फ की सफ़ेदी अथवा हरियाली का नामो निशान न था। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था।
जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। इस पर वह स्थान मनोरम प्रतीत हो रहा था। अन्य प्रश्न, लेखक अपने मित्र सुमति के पास विलंब से क्यों पहुंचा? विलंब से पहुंचने पर सुमति की प्रतिक्रिया क्या थी? लेखक अपने एक दो साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। उसका घोड़ा धीरे चलने लगा तो लेखक ने समझा शायद चढ़ाई की थकावट के कारण घोड़ा धीरे चल रहा है। वह उसे मारना नहीं चाहता था। इस प्रकार वह धीरे धीरे बहुत पिछड़ गया। लेखक के जोर देने पर वह और भी सुस्त हो जाता था। कुछ दूर जाने पर वह रास्ता भूल गया और इस प्रकार वह अपने मित्र के पास देर से पहुंचा। लेखक का मित्र सुमति लेखक का इंतजार कर रहा था। वह बहुत गुस्से में था। लेखक द्वारा देर से पहुंचने का कारण जानकर वह शांत हो गया। अब मैं पुस्तकों के भीतर था से लेखक का क्या तात्पर्य था? अथवा अब मैं पुस्तकों के भीतर था का आशय स्पष्ट कीजिए। शेखर विहार में एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। ये पोथियां मोटे कागज पर बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी का वजन 15 सेर से अधिक ही रहा होगा। इन पुस्तकों को देखकर लेखक का मन उनमें रम गया। अब उसे किसी और साथी की उस समय आवश्यकता न थी। उसका समय पुस्तकों के साथ आराम से बीत सकता था। इतनी अधिक और अच्छी पुस्तकें देखकर लेखक ने कहा, अब मैं पुस्तकों के भीतर था। आशा है आपको ये प्रश्नोत्तर या प्रश्नाभ्यास अवश्य समझ में आएगी और आप एक दो बार यदि पाठ को भलीभांति इसको सुनेंगे तो आप सही ढंग से इस पाठ की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।